नमस्कार आपका। मैं मीनाक्षी शुक्ला अपनी चैनल सप्तवेणी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? बहुत समय के बाद मैं कहानी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे लिखा है श्वेता संजीव गुप्ता जी ने, वह रिक्शा वाला। और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। हमसे जुड़ी रहिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा परिवार लंबा चौड़ा नहीं है। हम 2 ही सदस्य हैं, मैं और मेरी माँ। पिताजी थे नहीं मेरे। पिताजी की मृत्यु के उपरांत माँ को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी। कुछ लोगों को उनकी सरकारी नौकरी से ईर्ष्या होती तो कोई उन्हें खुश नसीब कहता। 2 साल पहले माँ सेवानिवृत्त हुई थी। एक सरकारी दफ्तर में झाड़ू लगाने का काम करती थी वे। मेरा बचपन एक कमरे के सरकारी क्वार्टर में अभावों में बीता था। जैसे ही माँ को सेवानिवृत्ति के उपरांत पैसा मिला, मैं नित नए सपने देखने लगा। हमने 2 कमरों का फ्लैट लिया। नया सोफा, नया टीवी, नया पलंग, इन सब से हमने अपने नए घर को सजाया। मैंने जिद करके एक बाइक और एक नया मोबाइल फोन भी ले ही लिया। कुछ नए कपड़े भी खरीद लिए। माँ को समझाया कि नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाऊंगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर इकलौते बेटे की जिद के आगे वो हार गई। मैं हर रोज बाइक पर नौकरी ढूंढने के बहाने निकल पड़ता और कुछ समय दोस्तों के साथ बिताता। शाम को थका सा मुंह बनाकर वापस लौट आता। शाम को चाय के साथ कभी समोसे तो कभी पकौड़े की मांग करता। माँ कुछ कहती तो बस इतना कहता, कुछ दिन और पेंशन से खर्चा चला लेना माँ, नौकरी लगती ही तुझे रानी बनाकर रखूंगा। माँ वैसे तो बहुत समझदार थी, पर हर बार मेरी बातों में आ ही जाती थी, या शायद वो जानती थी। आज के दिन शुरुआत बहुत ही अजीब ढंग से हुई। आज मैं निकला जब घर से, माँ ने सिर पर हाथ फेर कर उठाया भी नहीं था। जब उठा तो देखा माँ सोई हुई थी। चेहरा दूर से ही लाल लग रहा था। पास गया तो देखा बुखार था। मैंने कहा परेशान मत हो माँ, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। यह कह के मैं तैयार होने चला गया। तैयार होते हुए खुद को शीशे में देखकर बड़ा इतरा रहा था। दादी की बात आ गई, बिल्कुल राजकुमार लगता है मेरा पोता। और मैं मुस्कुरा गया। किसी की नजर ना लगे यह कह के मेरी बलाएं ले लिया करती थी। माँ दफ्तर जाती थी, इसलिए दादी के साथ ही मेरा बचपन बीता था। अनपढ़ थी, इसलिए यह नहीं देख पाती थी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पर हर रोज पढ़ने जरूर बैठा दिया करती थी। उनके स्वर्गवास के बाद मैं आजाद परिंदा बन गया था। जल्दी जल्दी तैयार हो मैंने माँ के पर्स से 500 का नोट निकाला और बाइक की चाबी उठाई और चल दिया। ओह, मेरी तो बाइक पंक्चर हो गई। बाइक को भी आज ही पंक्चर होना था। अभी तो कोई पंक्चर लगाने वाले की दुकान भी नहीं खुली होगी। चलो कोई बात नहीं, शाम को लगवा लूंगा। आज कहीं पास कहीं प्रोग्राम बनाता हूँ, यह सोच कर घर से निकल गया। बाबूजी, बाबूजी, पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक रिक्शा वाला चला आ रहा था। पास पहुंचकर उसने रिक्शा रोक दी। बाबूजी आज पैदल नहीं जा रहे हैं? कहीं पास ही जाना है तो आइए ना, मैं रिक्शा से छोड़ दूं। पैसे कितने लोगे? मैंने कहा बाबूजी आपसे थोड़ी ना भाव करूंगा, जो ठीक लगे दे देना। नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, आप माँ जी के बेटे हो, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आपकी बाइक को क्या हुआ, पंक्चर हो गई है क्या? वह बोलता ही जा रहा था। मैंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस स्टैंड पर रिक्शा से उतरकर मैंने 500 का नोट पकड़ाया तो वह बोला, बाबूजी क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? यह कहकर वो अपनी रिक्शा की घंटी बजाता हुआ आगे बढ़ गया। मैं उसे बस देखता रह गया। शाम को बस स्टैंड पर फिर वही रिक्शा वाला मिल गया। कहने लगा, मुझे पता है आप रोज इसी समय आते हैं, आपका ही इंतजार कर रहा था। बाबूजी आपको छोड़कर मैं सीधा मिस्त्री को लेकर आपके घर गया था। कील घुस गई थी टायर में, पंक्चर लगवा दिया है। माफ करना बाबूजी, मेरे पास 50 रुपए नहीं थे, इसलिए माँ जी से लेकर देने पड़े। कोई माँ से भला पैसे लेता है? गरीब हूँ बाबूजी, पर माँ क्या होती है यह मैं भी समझता हूँ। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया था। माँ जी को तेज बुखार था, केमिस्ट से दवाई लाकर दे दी थी। सोचा था दोपहर को जाकर फिर से हाल पूछ लूंगा, पर दूर की सवारी मिल गई, इसलिए जा ना सका। कितना बोलता है यह, मैंने मन ही मन सोचा। चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा।
मेरे इतना सोचते ही वो फिर शुरू हो गया। अरे बापूजी, आपको एक बात और बताना मैं भूल गया। आज आप बैठे तो मेरी रिक्शा के भागे खुल गए। आज ही मुझे बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने का काम मिल गया। पूरे 2,000 मिले, वो भी एडवांस। मैंने 1,500 गांव में माई को भेज दिए। यह महीना आराम से कट जाएगा। इसलिए ही तो माई को अकेला छोड़कर दिल्ली आ गया था। वह सोचती है कि उसका बेटा नौकरी करता है, उनको नहीं पता कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। माई का यह भ्रम बना रहने दिया मैंने। बेचारी इसी आस में तो सालों से जी रही है। ओह, इस सड़क पर आज फिर से ट्रैफिक जाम। बाबूजी, क्या करूं? यहाँ रुकूं या दूसरे रास्ते से ले चलो? जब आपके इंतजार के बिना उसने रिक्शा मोड़ लिया। जब अपने मन की ही करनी थी तो पूछा ही क्यों था? मैंने अपनी भौहें ऊपर सरकाई। क्या ठगे ये? कहाँ से हो? एकाएक मेरे मुंह से निकल गया। बाबूजी, मधुबनी, बिहार से। नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे क्यों नहीं सुना, पूरे संसार में मशहूर है हमारे मधुबनी का नाम। वहाँ की चित्रकारी सभी जानते हैं। सीता मैया भी यही चित्रकारी करती थी, मेरी माई भी कर लेती है। हमारे झोपड़ी के बाहर की दीवार पर की हुई है। मेरे पास आपके जैसे फ़ोटो लेने वाला फ़ोन नहीं है, अगर होता तो फ़ोटो दिखाता। माई की फ़ोटो भी दिल में बसी हुई है। सोचता हूँ अगली बार गाँव जाऊँगा तो उनकी फ़ोटो बनवा कर ले आऊँगा, याद आने पर कम से कम देख तो सकूँगा। इतने में घर आ गया। मैं पैसे देने लगा तो कहने लगा, आप तो मेरे राम जी हैं, इस कैवट की नैया पार लगाने आए थे। चलता हूँ बाबूजी, एक आध चक्कर और लगा लूँ, रिक्शा का किराया भी देना है, वरना मालिक कल रिक्शा नहीं देगा। और हाँ बाबूजी, माँ जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। मैं इतनी देर में उसे समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुंचकर देखा तो माँ की तबीयत ठीक थी। मैं जानती हूँ तुझे साक्षात्कार के लिए देर हो रही थी, इसलिए नंदू पर बोलकर गया था। सच में ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर, जो मुझे अभागन को तुझ सा समझदार बेटा दिया। माँ मुझे देखकर बोले चली जा रही थी। नंदू भी कुछ दिनों में अपना सा लगने लगा है। अगर पैदल चलते देखता है तो फटाफट अपनी रिक्शा में बैठा लेता है। पैसे भी नहीं लेता, हमेशा कहता है माँ से भला कोई पैसे लेता है। बड़ा ही अपनापन है उसकी बातों में। माँ संभल कर रहना, मुझे तो यह कोई ठग लगता है। मैंने बस इतना ही कहा। अगले चक्कर में दूर की सवारी मिली, यह सोचकर कि आज का किराया निकल आएगा। नंदू ने हाँ कर दी। लौटते हुए ढाबे से दाल रोटी भी खा ली, पेट भर गया था। पर माई के हाथ की चूल्हे पर सेकी बाजरे की रोटी की बात ही कुछ और थी। उस जैसा स्वाद उसे दिल्ली में एक बार भी नसीब नहीं हुआ था। जिस दिन माँ जी ने उसे दोपहर की बची हुई 2 बासी रोटी दी थी, आज 10 बज गए थे। फिर माई की बहुत याद आ रही थी। नंदू ने अपनी चादर बाहर निकालकर दुकान की चबूतरे पे बिछाई। दुकान का मालिक भला आदमी था, रात बिताने का नंदू से किराया नहीं लेता था। मुफ्त में चौकीदारी भी तो हो रही थी उसके दुकान की। भोला नंदू कहाँ समझ पा रहा था इन बातों को। सोना जरूरी था, अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ना था। अगले दिन बच्चों को छोड़कर जब लौट रहा था, माँ जी बाहर ही खरी सब्जी ले रही थी। न जाने नंदू को देखा तो उससे पूछ लिया, क्यों रे, कौन सी सब्जी पसंद है तुझे? दोपहर खाने पे घर आ जाना, इधर उधर मत निकल जाना। माँ जी के चरणों में शीश नवा वो आगे बढ़ गया। रोजी रोटी के लिए काम भी तो जरूरी था। आखिर ये नंदू था कौन, यह जानने के लिए लगभग 25 साल पीछे चलते हैं। और ये जानने के लिए आप तब तक अगले अंक का, अगले भाग का इंतजार कीजिए। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।